सादड़ी से हास्य के एक कवि हमारे बीच में है, राणा राजस्थानी। पिछले दिनों टेलीविजन पर धूम मचा के आए हैं। आज शिवगंज ने इनको याद किया है, तो शिवगंज में भी अपनी प्रस्तुति से आपको आनंदित करें। जोरदार तालियों से छोटी सादड़ी से पधारे राणा राजस्थानी का अभिनंदन करें। स्वागत भैया, पढ़िए। मंच को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और देश के सभी बड़े कलमकारों को प्रणाम करता हूं और आपको भी विशेष प्रणाम करता हूं। मेरी माताओं बहनों को तो बहुत विशेष प्रणाम करता हूं। मेरी माताओं बहनों, आज पूरी कवि सम्मेलन की यात्रा आपके जवाबदारी पे है। नहीं, माता बहनें चाहे जो काम कर सकती है साहब। मेरे घर में एक दिन 10-15 औरतें बैठ कर रो रही, पूरा घर भर गया, औरतें बैठे बैठे रो रही थी। मैंने कहा मेरे घर में क्या हो गया, मैं बाहर से आया, मेरे को टेंशन हो गई यार, मेरे घर में इतनी औरतें बैठ के क्यों रो रही। तो मैं जैसे ही पीछे घर के अंदर घुसा तो एक भाभी जी से पूछा मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। कि मेरे से मत पूछ, वो आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। और मैंने कहा फिर मैं आगे वाली से पूछा, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। कि मेरे से मत पूछिए, आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। और फिर आगे वाले से पूछा, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। कह रहे मेरे से मत पूछिए, आगे वाली रो रही थी मैं भी रो रही। ऐसे करते करते मैं मेरी लुगाई के पास गया। अरे मैंने कहा तू क्यों रो रही है। वो बोली नहीं आज घर का काम जल्दी निपट गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के रो लूं। वाह भाई, वाह वाह वाह। नहीं, बहुत सारे मामले हैं साहब, मैं तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हूँ। नहीं, मैं बिना रेल की टिकट हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेता हूँ शौचालय में बैठ के। नहीं, बहुत सारे मामले हैं। विपुल विद्रोही जी बैठे हैं, इनकी पत्नी पियर चलेगी, 15-20 दिन तक आए नहीं, तो 15-20 चक्कर लगा लिए इन्होंने ससुराल के, तो भी भाभी जी को भेजा नहीं। तो एक दिन को सासू जी को गुस्सा आया और साली जी को बुलाया, कहा देख बाहर बैठे जिया जी को बोल देगा हम 3-4 दिन बाद भेज देंगे। फिर भी नहीं माने तो कहना मेरी मम्मी को देवी आती है और देवी तो आएगी तो आपसे संभलेगा नहीं, मामला बिगड़ जाएगा। तो नहीं, ये जिद कर रहे थे तो साली आई बाहर कि देखो जिया जी हम 3-4 दिन बाद भेज देंगे, फिर भी नहीं मानोगे तो मेरी मम्मी को देवी आती है और देवी आती तो आपसे मामला नहीं संभलेगा। तो ये नहीं जिद करने लगे कि है नहीं लेके जाऊंगा ऐसी जिद कर रहे थे। तब तक इसकी सासू आई अंदर से बाल बिखेर के, हे देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। ये 15 मिनट तक देखते रहे। ये बोले भैरू आज्ञा लेके जाएगा, भैरू आज्ञा लेके जाएगा, भैरू। वाह राणा वाह, वाह भैरू महाराज की जय हो। भैरू महाराज ये अपने लक्षण ऐसे हैं। हाँ, बहुत जोरदार लक्षण है भाई। नहीं, बहुत सारे मामले मेरी लुगाई कहती तुम्हारे में अक्कल नहीं है। सही बात। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। वो बोली तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्कल होती। वाह, सही बात। मेरी लोगों मेरे से रोज कहती तुम्हारे अक्कल नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। वो बोली तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्कल होती तो तू मेरी लुगाई थोड़ी होती। 20 लाख खर्च करके इतनी बड़ी मुसीबत घर नहीं लाता। 20 लाख के ब्याज में तो। सही बात। वाह भाई राणा वाह। तालियां बजाओ एक बार यार, ऊर्जा दो राणा। पहला कवि आपके बल पे है। अरे नहीं, बहुत सारे मामले, आप तो बैठो आराम से। हाँ। नहीं, बहुत सारे मामले सेटिंग हो गई है। विपुल विद्रोही जी का फोन आया, राणा कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। ये बोले कितने रुपए लेगा। अरे मैंने कहा दादा तुम बहुत सम्मानीय हो, आदरणीय हो। अरे मैंने कहा नहीं तू बता दे कितने पैसे लगा। मैंने कहा दादा दूसरे कवि आ रहे हैं, उनसे 100 रुपए कम दे देना। ये बोले आजा। मैंने कहा क्या हुआ। ये बोले दूसरे 100 में आ रहे। अरे अपने साथ तो बहुत बड़ी विडम्बना साहब। एक बार दिल्ली कवि सम्मेलन ले गए मेरे को। दिल्ली कवि सम्मेलन ले गए, ठहरने की व्यवस्था 10 मंजिल पे करी इन्होंने और उनमें लिफ्ट की व्यवस्था नहीं। अरे मैंने कहा विपुल भैया 10 मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे। ये बोले राणा अपन 10 कवि हैं, 10 मंजिलें, एक एक कविता सब सुनाएंगे तब तक 10 मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई, उसमें कवि हकला था। और जैसी पहली मंजिल पे गया हकला बोला भाई साहब मुंह। मैं चुप, बहुत देर लगेगा तू। चौथी मंजिल पे पहुंचे फिर हकला बोला भाई साहब मुंह ना। मैं चुप, बहुत देर लगेगा तू। 8वीं मंजिल पे पहुंचे फिर हकला बोला भाई साहब मुंह। मैं कहा चुप, बहुत देर लगेगा तू। 10वीं मंजिल पे पहुंचा हकला फिर बोला भाई साहब मुंह। मैं कहा अब सुना दे। वो कहे मैं सुना नहीं रहा था, ये कह रहा था कमरे की चाबी नीचे भूल गए। वाह भाई वाह राणा, तालियां। बहुत सारे मामले पड़े हैं, करने पड़ते हैं साहब। नहीं, बहुत सारे मामले करने पड़ते हैं। एक हकला चला गया लड़की के पास कि
मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की बोली मैं नहीं करती। हकला बोला क्यों नहीं करती? लड़की बोली तू कहने में इतना टाइम लगा रहा है। वाह रे, बारीक बात है। ताली जोरदार होनी चाहिए। हाँ। एक गलत बात है। अरे तुम गलत मत सोचो यार, लागो मारो कहीं लागे वहीं। अरे मैं यूं कह रहा था शादी की बात करने में कितना लगाएगा। अरे बहुत सारे ये विपुल विद्रोही जी मैंने कह दिया, मेरे को बोले एक दिन कि राणा बता पत्नी और भैंस में क्या अंतर है। भैंस में? और ये बोले यार पत्नी और भैंस में क्या अंतर है। मैंने कहा भाई साहब बहुत अंतर है। ये बोले बता क्या अंतर है। मैंने कहा भैंस का तो गोबर भी काम आता है। नहीं बहुत सारे मामले करने पड़ते हैं साहब। ये बुड्ढे लोग बैठे ये बोले हमारे लिए कुछ बोल नहीं रहा है। क्या बुड्ढों ने मिलकर मीटिंग के रूम में सम्मेलन किया, सब बुड्ढों ने अपना भाषण दिया। बुड्ढे बोले देश में अपन को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह अपमान अपना किया जा रहा है। तब एक शरारती बुड्ढा खड़ा होकर बोला कि इस अपमान को ज्यादा सह नहीं पाएंगे और जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। वाह भाई, क्या फार्मूला है। जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। इस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे कि बुड्ढा चाहे तो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। और एक बात को याद रखना इस देश के नौजवानों के बुझता हुआ दीपक भी महिलाओं को जला सकता है। हाय हाय, वाह वाह भाई। नहीं बहुत सारे मामले मेरे पास पड़े। मेरी तो तकदीर खराब है, मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती। ही हिम्मत करो तुम्हारी भी नहीं करती है। लठ तुम्हारे भी पड़ते हैं, मैं कह रहा हूं आप कह नहीं रहे हो। वाह भाई वाह, नहीं करती वैसा भी नहीं। सही बात। मेरी लुगाई मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है साहब। हमेशा मेरे को नीचे दिखाना। मेरी लुगाई मेरे से 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती, मेरे साथ गाली गलौज बदतमीजी करती है। एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी शिकायत करने के लिए ससुराल गया। पर ससुराल जाते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। एक दृश्य देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरी सासू जी लट से मेरे सासू जी की धुलाई कर ससुर जी की धुलाई कर रही थी। और मैंने कहा तो कंपनी में मिस्टेक है। अरे भाई साहब मैं तो ये सोचकर वापस घर चला आया। मैंने कहा अपने तो केवल गाली गलौज से काम चल रहा, ससुर जी के ऊपर तो लट चल रहा। पर भाई साहब मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन वापस ससुराल गया और मैंने कहा यार ससुराल ससुर जी इस अत्याचार को कितने समय से सह रहे हो। ससुर जी बोले शादी के 2 साल बाद से। मैंने कहा उससे पहले कि केवल गाली गलौज करती थी। और मैंने कहा उसके बाद कि फिर हाथापाई तक आई। मैंने कहा उसके बाद कि अब लट मार तक आ गई। मैंने कहा ससुर जी मतलब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। मैंने कहा अपने मतलब मन ही मन कहा, मैंने कहा अपने भी बढ़ेगी। और मैंने कहा ससुर जी तो ऐसा था तो आपने सासू जी की शिकायत आपके ससुर जी से क्यों नहीं की ससुराल जाके। ससुर जी बोले गया था शिकायत करने। मैंने कहा फिर क्या हुआ कि ससुर जी आईसीयू में एडमिट थे। मैंने कहा वो आईसीयू में क्यों थे कि उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। अरे मैंने कहा उनके सिर पर गंभीर चोट क्यों आई कि वो सासू जी की शिकायत करने उनके मायके गए थे और ये बात सासू जी को पता चल गई। सासू जी ने 2 लट टिकाए, ससुर जी आईसीयू में एडमिट हो गए। अरे मैंने कहा जब आईसीयू से ठीक हुए उसके बाद कर देते कि कैसे करता। ससुर जी तो आईसीयू में मर गए थे। अरे मैंने कहा जब इतना खतरनाक मामला था तो आपने सासू जी से तलाक क्यों नहीं लिया। ससुर जी बोले तलाक की कोशिश की थी, उसने मारपीट और दहेज प्रथा में ऐसा फंसाया कि 6 महीने जेल में रह के आया। वाह। और मैंने कहा यार तभी ससुर जी ने मेरे को पलट के मेरे से पूछा क्या दामाद जी आप भी शिकायत लेके आए क्या। मैंने कहा नहीं अपन तो केवल आपसे मिलने आए हैं। उस दिन से भाई साहब मैं अपनी लुगाई का हर हुक्म उठा रहा हूँ। घर में रोज मार खाता हूँ फिर भी आपके सामने आके मुस्कुरा रहा हूँ। वाह वाह, बहुत सारे मामले हैं साहब मेरे पास। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया। भाई साहब मेरी तो तकदीर ही खराब है। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया तो चुनाव आयोग वालों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गधे का दिया। अब गधे के चुनाव चिन्ह के साथ मैंने प्रचार शुरू किया। मेरे मित्र आगे आगे चल रहे, मैं माला पहन कर पीछे पीछे चल रहा। मेरा एक मित्र बोला कि अंकल जी इस बार गधे का ध्यान रखना। वाह भाई वाह। तभी दूसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार वोट गधे को देना है। तभी तीसरा मित्र बोला कि अंकल जी इस बार हमें गधे को जिताना है। भाई साहब मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा चुनाव चिन्ह गधा है। वाह भाई राणा, कि मैं गधा हूं। तो ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई भाई साहब, तो उसने तो और ज्यादा बेइज्जती कर दी। वो बोली तुम्हारी बात में कोई तर्क नहीं है,
तुम्हारे चुनाव चिन्ह और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। वाह, कविता आपने लिखी क्या? है? लेकिन 4 पंक्तियों से कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, उसके भी आगे करता हूं कि एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इसका आप बता देना कि आप कितने अच्छे श्रोता है, कविता सुनते हैं। कि हम क्या हैं, ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया, जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। एक ताली ना बजे और बजे तो इतनी बजे मेरे को लग जाए कि शिवगंज में कविताएं कैसे सुनी जाती है। बच्चे पहले तेल मत पियो। एडवांस पेमेंट ये इन्होंने नहीं किया अभी तक। ये बोले राणा नीचे मैं तो 500 रुपए काटूंगा। मैंने कहा काट कर भी क्या काटोगे, पेमेंट ही 500 रुपया। कि हम क्या हैं, ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। अरे जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। अरे एक ऐसा लाए शेर हम गुजरात से, जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। जय हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जय हो जय हो जय हो, बहुत बढ़िया। कि हम जय हो जय। कि हम क्या हैं, ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। अरे एक ऐसा लाए हम शेर गुजरात से, जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। और एक देखो, एक यात्रा आई अभी, भारत जोड़ो। भाई साहब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि टूटा कहां से। नहीं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स का व्यक्ति नहीं हूं साहब। हाँ, मेरे को वापिस जानना है भाई साहब यहां से। यहीं से ही टूटेगा। ये भारत, ये अब ये सामने आ गया, मेरे तो सुना ही नहीं दे रहा ये बात है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा की न्यूज टीवी पर आई, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मुझे 15-20 दिन नींद नहीं आई। और मैंने कहा मेरा भारत कहां से टूटा और किसने तोड़ा है, जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी सड़कों पे पैदल पैदल दौड़ा है। तो ये बात मैंने अपने मित्र को बताई तो उसको बहुत हंसी आई। वो बोला यार, जिससे अपनी पार्टी नहीं संभल पाई, जिसके नेता एक एक करके रोज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, दुर्भाग्य है मेरे देश का कि ऐसे लोग भारत जोड़ रहे हैं। वाह 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 राणा, दुर्भाग्य है मेरे देश का कि ऐसे लोग मेरे भारत को जोड़ रहे हैं। और उससे ज्यादा हंसी तो तब आई जब अमेठी से चुनाव हार गया भाई। जो एक लोकसभा की जनता को अपने से जोड़ के नहीं रख पाया, वही भारत जोड़ो यात्रा लेके आया। तब फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने राहुल गांधी जी को फोन लगाया। मैंने कहा राहुल जी, अब तुम्हारे बस का नहीं है, इन फोकट जंजलों को छोड़ो। 52 साल की उम्र हो गई, कोई अच्छी लड़की देखकर पहले अपना घर जोड़ो। सही बात। मैंने कहा राहुल गांधी जी, फोकट तुम्हारा बस का नहीं, इन फोकट जंजलों को छोड़ो। 52 साल की उम्र हो गई, कोई अच्छी लड़की देखकर अपना घर छोड़ो। और इस देश की जनता ने आपको पूरे देश में हराकर साफ साफ संदेश दे दिया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिंदुस्तान छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी बात हिंदुस्तानियों को सच्ची नहीं लगती। और जिन्होंने देश तोड़, वाह वाह राणा वाह, वो पहले ही बोल देने लगा। मैंने राहुल गांधी जी को फोन लगाया। मैंने कहा राहुल गांधी जी, इन फोकट जंजलों को छोड़ो। 52 साल की उम्र हो गई, कोई अच्छी लड़की देखकर अपना घर जोड़ो। और पूरे देश की जनता ने आपको पूरे देश में हराकर संदेश दे दिया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिंदुस्तान छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी बात हिंदुस्तानियों को सच्ची नहीं लगती। और जिन्होंने देश तोड़कर देश लुटा हो, उनके मुंह से भारत जोड़ो की बात अच्छी नहीं लगती। वाह वाह, जिन्होंने देश तोड़कर देश लुटा हो, उनके मुंह से भारत जोड़ो की बात अच्छी नहीं लगती। और राहुल जी, एक बात और सुन लीजिए, देश तो क्या पूरे विश्व में किसी में दम नहीं कि हिंदुस्तान का कोई बाल भी तोड़ दे। वाह, देश तो क्या पूरे विश्व में किसी में दम नहीं कि हिंदुस्तान का कोई बाल भी तोड़ दे। अरे दिल्ली में बैठा वो 56 इंच का सीने वाला गुजराती ऐसे कुत्तों की गर्दन सरेआम नहीं मरोड़ दे। वाह वाह वाह, जय। ये है आज मेरे को लगा साहब, मैं ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी कथा हो रही है यहाँ पे। तो है ताली डंग डंग की बजाओ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पेमेंट काट लेंगे और उसका जवाबदार आप लोग होंगे। नहीं, विपुल विद्रोह जी एक टेंशन में दिख रहा है कि मेले में घूम रहे हैं। मैंने कहा विपुल जी क्या टेंशन है? ये बोले राणा मेरी पत्नी खो गई। अरे मैंने कहा पत्नी खो गई तो थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। ये बोले पत्नी जिंदगी भर नहीं मिले, उसका कोई गम नहीं, पर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊं। मैंने कहा क्यों? ये बोले 1 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, पुलिस वालों ने ढूंढ तो दी पर 15 दिन चला के दी। वाह भाई वाह वाह, ये बहुत वाह राहुल वाह वाह। मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा काम होते साहब।
मैं देखो, मेरी तो तकदीर खराब है, मैं करने सीधो जाऊं उल्टो हो जावे। कि एक दिन आया मेरे मन में विचार कि मुझे भी कर लेनी चाहिए किसी लड़की से शादी, किसी लड़की से कर लेना चाहिए प्यार। 15-20 दिन तक शहर गांव के चक्कर लगाए, पर एक भी लड़की नहीं हुई तैयार। तो भी नहीं मानी हार, कोशिश करता रहा बार बार। इसी कोशिश के चक्कर में मैंने कई बार खाए लड़कियों के सैंडल, उनके मम्मी पापा के हाथ की मार, तो भी नहीं मानी हार। एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई, एक लड़की मुझसे प्यार करने को तैयार हो आई, पर क्या बताऊं वो दिन में मुझसे 5 गुना ज्यादा भारी और भैंस से भी ज्यादा काली। मेरे मित्र बोले राणा अकल से बिल्कुल हो गया खाली, जो है काली कुलूटी भैंस जैसी लड़की तेरे मन में कैसे भाग गई। अरे मैं बोला हीरो होंडा नहीं मिले तो अपने राजदूत ही समझ में आ गई। राजदूत, मैं बोला हीरो होंडा नहीं मिले तो अपने राजदूत ही समझ में आ गई। मेरे मित्र बोले राणा राजदूत एवरेज कम ना, तेल ज्यादा खाती है। मैंने कहा मूर्ख, राजदूत तेल ज्यादा खाती है तो राजदूत वापस लोड भी तो ज्यादा उठाती है। वाह वाह वाह। और राजदूत से 2 फायदे, वो केरोसिन से भी चल जाती है। ये राणा भी उसे केरोसिन से चलाएगा, जितने दिन चलेगी उतने दिन चलाएगा, वरना एक्सचेंज करके हीरो होंडा ले आएगा। मेरे मित्र बोले रहे जमाना तेरी मजाक बनाएगा, तो भी मैंने किसी बात की परवाह नहीं की। उस काली कुलूटी बेच जैसी लड़की से शादी की। शादी करके बाजार में घूमने लेकर निकला। एक व्यक्ति बोला देख नया जोड़ा आ रहा है, तभी दूसरा बोला मुझे सब उल्टा ही नजर आ रहा है। जैसे किसी हथनी के साथ कुत्ता बिना भौंके जा रहा है। बिना भौंके नहीं, बहुत सारे मामले हैं। 4 पंक्तियां फिर कहता हूं। एक हिंदुस्तान का बदतमीज नेता कहता है कि मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, और वो भारत मां की जय क्यों नहीं बोलता है, मेरे को लग जाना चाहिए पूरे पांडाल हवा में हाथ उठाकर बताना अगर मैंने बात सही कर दी हो तो, कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। अरे शेर कभी शियार की भाषा में बोल नहीं सकता, और हिंदुस्तान में रहकर जो भारत मां की जय ना बोले, अब बताना मेरे को कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। अरे शेर कभी शियार की भाषा में बोल नहीं सकता, और हिंदुस्तान में रहकर जो भारत मां की जय ना बोले, वो गंदा खून होगा किसी अंग्रेज का, किसी हिंदुस्तानी मुसलमान का हो नहीं सकता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इनको बहुत अच्छी लगी। मैं कुत्ता कहा ना, मैंने अपने आप को, इनको मजा आया। बोलो कुत्ता वाली बात बढ़िया थी। जमाने में मेरे को कुत्ता कहा, वो मोदी जी नहीं कहते मेरे को नीच कहा, इन्होंने मेरे को कुत्ता कहा। बहुत सारे मामले पड़े हैं अपने पास। लेकिन देखो कि मेरे पालतू कुत्ते के काटने से मेरी लुगाई मर गई, ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हजारों लोग मेरी लुगाई के अंतिम संस्कार में आए। इतने लोगों को देखकर अपन फूले नहीं समाये, और मैंने कहा अपनी शहर में इतनी इज्जत, और अपने को पता ही नहीं। ये तो लुगाई नहीं मरती तो पता ही नहीं चलती। पर मेरा भ्रम तो तब टूटा जब लोग मेरे घर बैठने आए। किसी ने मेरी लुगाई के बारे में भी पूछा, सबने एक ही प्रश्न उठाया कि भाई साहब आप इतना बहादुर कुत्ता कहां से लाए। भाई साहब आप इतना बहादुर कुत्ता कहां से लाए, क्या हमें भी पता बताएंगे। तभी मेरी समझ में आई कि इज्जत अपनी नहीं थी, कुत्ते की थी भाई। उससे बड़ी घटना तो तब घट गई जब राज्य के मुख्यमंत्री तक मेरे घर बैठने आ गए और बोले राणा जी इस बार विधानसभा चुनाव आपको लड़ाएंगे, चुनाव जीतते ही आपको हमारी सरकार में मंत्री बनाएंगे, पर एक छोटा सा उपकार हमारे ऊपर भी कर दीजिए, 10-15 दिन के कुत्ता हमें दे दीजिए। मैंने कहा कुछ मंत्री जी आपको दूंगा तो दूसरों के साथ चीटिंग है, क्योंकि इस कुत्ते की 50 लाख लोगों की वेटिंग है। तभी मेरी समझ में आया कि कोई अपने घर बैठने नहीं, जो भी आया वो कुत्ता मांगने के लिए आया। वाह। और मैं तो ज्ञान की बात बताना सुधारना चाहता हूं आपको। देखो कितना महान व्यक्ति हूं कि जिंदगी में कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब लग जाए मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको कि जिंदगी में कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो लुगाई अपनी हो वाह, चाहे दूसरों की, पर उसको भी अपना ही समझना चाहिए। मैंने इन्हीं उच्च विचारों के साथ जिंदगी को जिया है। घर वाली और पड़ोस वाली में कभी भेद नहीं किया है, इसलिए लठ खाए। जितना प्यार मैंने अपनी लुगाई से किया उतना ही मैंने। ये बहुत सारे मामले पड़े हैं साहब, लेकिन मैं एक बड़े मंच पे खड़ा हूं, और बड़े मंच से मेरे को ये कहा गया कि मैं अगर आप हैं, मैं आपके एक बड़े मंच पे खड़ा हूं साहब, लेकिन मैं
आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, उसके बाद मैं कविता सुनाकर समापन करूंगा। मेरी शादी 2020 कोरोना में हुई भाई साहब, सच्ची घटना है। 19 जून को मेरी शादी हुई कि 2020 में कोरोना आया और 2020 में मैं शादी करके घर में लुगाई लाया। मानो दो गंभीर बीमारी एक साथ मेरे घर में आई। एक थी कोरोना तो दूसरी थी लुगाई। दोनों ही बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, सिर्फ फर्क इतना है कि कोरोना जल्दी जान ले लेती है और लुगाई ऐसी बीमारी है जो रोज खून पी पी के लेती है। वाह। कोरोना बीमारी का तो वैक्सीन के रूप में इलाज है, पर लुगाई एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक ला इलाज है। और भाई साहब मेरी शादी 2020 कोरोना में हुई, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको कि 2020 में मेरी शादी, मेरी पहले तो मेरी सगाई नहीं हो रही थी और बहुत मेहनत करने के बाद भाई साहब मेरी सगाई तय हो गई कि 20 तारीख को बारात लेके जाना है और लुगे को शादी करके घर में लाना है। और भाई साहब मजा आ गया, पर मेरी बदनसीबी मेरा साथ नहीं छोड़ती भाई साहब। शादी के केवल 5 दिन रहे और 15 तारीख आई, मालूम पड़ा कि लॉकडाउन लग गया, शादी कैंसिल हो गई भाई साहब। अब 3 महीने तक मैंने अपनी लुगाई से दिन रात फोन पे बातें कर करके बिताए। 3 महीने बाद 20 दिन के लिए लॉकडाउन खुला भाई साहब, मैं तुरंत गया और लोगों को शादी करके घर लाया। मेरे दोस्तों ने 50,000 रुपए लगाकर मेरी स्वागत के लिए कमरा सजाया, पर जैसे मैं अपनी लुगाई को लेकर घर में प्रवेश करता, उससे पहले मेरी लुगाई की तबीयत खराब, सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसको कोरोना लक्षण बताया। अब भाई साहब जिस कमरे में स्वागत मन्नी थी उसमें उसको क्वारंटाइन किया। भाई साहब जिस कमरे में स्वागत मन्नी थी उसमें उसको क्वारंटाइन किया और पूरे घर वालों की रिपोर्ट करवाई तो उसकी पॉजिटिव, हम सबकी नेगेटिव आई। अब भाई साहब मैं 8 दिन तक उसके कमरे में ऐसे झांक कर देखता जैसे कोई कुत्ता रोटी को देख रहा हूं। अभी तक यूं देखूंगा ताली डंग डंग की नहीं बजेगी तब तक। वाह भाई वाह। भाई साहब मैं 8 दिन तक कमरे में उसके ऐसे झांक कर देखता जैसे कि कुत्ता रोटी को देख रहा हो। फिर 8 दिन बाद वापस भाई साहब सबकी रिपोर्ट करवाई तो इस बार उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अरे मैं खुश हो गया और मैंने कहा मजा आ गया, पर 10 मिनट बाद अपनी रिपोर्ट आई कि अपन पॉजिटिव। अब भाई साहब वो कमरे से बाहर, मैं कमरे के अंदर। अब भाई साहब वो 8 दिन तक मेरे को बाहर से देखे, मैं उसको अंदर से देखूं। भाई साहब फिर 8 दिन बाद वापस सबकी रिपोर्ट करवाई, इस बार सबकी नेगेटिव आई, पर मेरे बदनसीबी के बादल फिर भी मेरे ऊपर छा गए। रिपोर्ट आई हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि ससुराल वाले लेने आ गए। भाई साहब रिपोर्ट आई हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ था, वो ससुराल वाले लेने आ गए, बोले कि अभी के भी ले जाएंगे, इसके से अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। मैंने कहा फिर मेरा मुहूर्त। मैंने कहा फिर बढ़िया बढ़िया, ताली बजाओ एक बार, आदमी मेहनत कर रहा। वाह। फिर मैंने कहा फिर मेरा मुहूर्त, वो बोले 5 दिन बाद आना और भले ही वापस ले जाना। भाई साहब मेरी लुगाई मेरी नजरों के सामने से जा रही थी, अब मेरे पे क्या बीत रही होगी। भाई साहब 5-4 दिन एक एक पल मैंने उंगलियों पे गिन गिन के बिताया। 5वें दिन उसको लेने जाना था, मैंने गाड़ी में डीजल भरवा कर तैयार, जैसे मैं निकलने वाला था कि टीवी पर न्यूज आई कि आज से संपूर्ण लॉकडाउन भाई। अब भाई साहब 4 महीने और मैंने दिन रात लुगाई से फोन पे बातें करके मैं थक गया। भाई साहब फिर मेरे से रहा नहीं गया, पुलिस के लट खा के भी ससुराल गया। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है भाई साहब कि लुगाई को जिंदगी में पहला किस किया, वो भी सैनिटाइजर से कुल्ला करके किया। वाह रे भैया वाह। अब देखो अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं, काम हो गया वो। हाँ सुना दो फटाफट। यहाँ एक ऐसी माँ हुई है पन्नाधाई, जिसने अपने बेटे उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को चंदन को मौत की सैया पे सुला दिया। हाशिए तो मैं पूरी रात कर सकता हूं, लेकिन मैं जब यहां से जाऊं तो मैं कुछ कविताओं का संदेश आप तक देकर जाना चाहता हूं। क्या बात, स्वागत भैया।
हमारे बड़े कवि हैं निरंजन मासूम, वो कहते हैं गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। वाह वाह। माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। अब पढ़ता हूँ वो अपने, मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग लोक में जब इन दोनों की मुलाकात हुई होगी तो चंदन ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया होगा और पन्ना धाई ने उसका क्या उत्तर दिया होगा। बस इस कविता के साथ यात्रा कर लेना। स्वागत कि पूछ रहा हूं माँ पन्ना तुझसे, तू कैसी मेरी माई थी, अरे जिसके दिल में दया न माँ तू किस माता की जाई थी। कि स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे, पर खून को क्यों बुला दिया, अरे जिस पल्ले में मौत खड़ी थी माँ उसमें मुझको क्यों सुला दी। वाह। पूछ रहा हूं माँ पन्ना तुझसे, तू कैसी मेरी माई थी, अरे जिसके दिल में दया न माँ तू किस माता की जाई थी। क्या स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे, पर खून को क्यों बुला दिया, अरे जिस पल्ले में मौत खड़ी थी माँ उसमें मुझको क्यों सुला दिया। कि जन्म तो माँ तूने मुझको दिया, पर माँ मुझसे जीने का वो अधिकार क्यों छीन लिया। अरे इतना तो बता देती माँ मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया, जिसकी तूने मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई। कि शीश कटा जब मेरा, पर तेरी आंख में से आंसू की बूंद तक नहीं आई। पूछता हूं मां मैं तुझसे कि मां होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। सुनकर पन्ना बोली, बेटा जो तूने बात कही है वो बिल्कुल सही है, पर मैं क्या करती, अरे प्रश्न ही तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। वाह वाह वाह, बढ़िया बात भैया। एक तरफ थी कोक मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। अरे जब तोल के देखा मैंने दिल में, तो मुझ पर दूध से ज्यादा नमक का कर्ज भारी था। तब सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर भी अपना उस दीपक में, मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी था। वाह। अरे बेटा पत्थर दिल तो तूने मुझको कह दिया, पर उस बात पर तूने थोड़ा विचार नहीं किया कि ममता की भावनाओं में बहकर आंसू की एक बूंद में तुझ पर बहा देती, तो मेरी एक आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ उदय सिंह का सर भी कटा देती। क्या बात। और जिस दीपक को जलाने के लिए मैंने अपने घर के दीपक को बुझाया, मेरी एक छोटी सी गलती बेटा दोनों दीपक को बुझा देती, तो ये पन्ना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। वाह। अरे बेटा मैं तेरी गुनहगार हूं, अब जो भी सजा दे सहने को तैयार हूं। तभी हाथ जोड़कर चंदन बोला, मां सजा नहीं अपने बेटे को माफ कर देना, और हो सके तो इतना जरूर आशीर्वाद देना कि जब भी दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आऊं तो मां तेरी कोख से जन्म पाऊं, मां चाहे हजार हजार बार क्यों ना और कट जाऊं। वाह वाह, जिंदाबाद। और जिस कविता के लिए मैंने भूमिका बनाई है भाई साहब, अगर आप चाहते हैं श्रद्धा के ऊपर मैं कविता सुनाऊं, आपको सुनना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो मैं एक बार ताली बजाओ, मैं ऐसी कविता सुना के चला जाऊंगा। सुनाओ सुनाओ। श्रद्धा का जो कांड हुआ आपको सबको मालूम है, आपने देखा है, लेकिन मैंने जो लिखा है मैं चला जाऊं, मेरी कविता याद रह जाए। हमारे बड़े कवि ने कहा है, घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम, छोटी अच्छी लगती हो, बड़ी मत हो जाना तुम। वाह। बेटी क्या होती है सब माँ बाप के लिए। भाई साहब थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए भैया, मैं एक मिनट बस। माँ बाप के लिए बेटी क्या होती है, मैंने केवल सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, मैंने केवल शब्द दिए हैं और पूरी सच्ची घटना से यात्रा करना है, मेरी कविताओं के साथ यात्रा करना, आपको लग जाएगा कविता हो गई मंच से। कि जब बेटी ने घर में जन्म लिया, माता पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया, कि साक्षात लक्ष्मी अवतार लेकर घर में आई। बेटी के जन्म पर माता पिता ने खूब खुशियां मनाई, बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे से भी ज्यादा बेटी पर प्यार दिखाया। किसी भी चीज की कमी पिता ने कभी बेटी को महसूस होने नहीं दी, पल भर के लिए बेटी की आंखों कभी नम होने नहीं दी। यूं मानो बेटी थी पिता की धड़कन, बेटी में थी पिता की जान। देखते ही देखते बेटी हो गई जवान, जैसे हुई बेटी जवान माता पिता को उसके विवाह के सपने आने लगे। माता पिता बेटी के विवाह के सपने सजाने लगे। पिता सोच रहा था धूमधाम से बेटी का विवाह रचाऊंगा, सारी जिंदगी की कमाई बेटी के विवाह में लगाऊंगा, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगा, सर से लगाकर पांव तक बेटी को गहनों से सजा दूंगा। माँ सोच रही थी जब ये मंगल घड़ी आएगी मैं भी सर पे कलश उठाकर लाऊंगी, खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी बेटी को, चांद सा मेरी बेटी को सजाऊंगी। पिता सोच रहा था जब बारात आएगी मेरे द्वार, करूंगा सब बारातियों का स्वागत, पहनाऊंगा समधी जी को पगड़ी और हार। माँ सोच रही थी मैं भी दामाद जी को बधाने जाऊंगी, सर पे कलश उठाकर ले जाऊंगी, 1-2 बार दामाद को छकाऊंगी, फिर आरती उतार दामाद की, दामाद को घर में लाऊंगी। जैसे ही बेटी के साथ फिर लिए जाएंगे हम बेटी का कन्यादान कर
सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे, पर बस दुख तो इस बात का है कि हम बेटी को विदा ही नहीं दे पाएंगे। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, जिस बेटी को पल भर के लिए नजरों से दूर कभी होने नहीं दिया, उस बेटी को अपनों से दूर कैसे कर पाएंगे? यही प्रश्न माता पिता के दोनों के दिल में चल रहा था। यूं मानो सपनों ही सपनों में बेटी का विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बाहों में भरकर बेटी को रो रहा था। जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी तो माँ जोर से चिल्लाई। अरे चीखते ही माँ सपनों की दुनिया से जाग गई और माँ की आंख खुली तो माँ को पता चला कि जिस बेटी के लिए इतने बड़े सपने सजा रही थी, वो बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। वाह। जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी, वो बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। इस सदमे को कमजोर दिल का पिता बिल्कुल सह नहीं पाया। सुनते ही पिता को अटैक आया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे समाज में सर उठाकर चल पाऊंगा? कैसे इन दुनिया वालों से नजरें मिलाऊंगा? कैसे इन लोगों के तानों से बच पाऊंगा? यह सोचकर पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे जिस बेटी को जिस पिता ने जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। वाह जी, ये कविता। जिस पिता ने जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। अरे विधवा हो गई माँ, वो भी सदमे को भुला नहीं पाई। अरे दिन रात रोती माँ, रात रात भर सो नहीं पाई। अरे खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी एक दिन पागल हो गई। अब बचा केवल छोटा सा भाई। भाई बोला बहन नहीं थी वो एक कसाई। अरे जो खुशहाली से भरे परिवार में आग लगा गई। अरे कल तक था मेरे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अन्नासा बना गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज करवाया, सारा पैसा माँ के इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का कि माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया। अब ना तो भाई के पास पैसा, ना उसके पास काम। भटकता रहा काम के लिए वो सुबह व शाम, पर कहीं पर भी उसको काम नहीं मिल पाया। अरे बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। क्या बात। अरे बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। अरे तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूद कर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। वाह। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। लेकिन उसकी जेब में मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए एक संदेश दे गया कि मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बस इतना के कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। क्या बात। और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए। माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए। माँ तालियां बजाइए भैया, बहुत बढ़िया राणा, वाह। कि मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बस इतना क्या कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। बहुत अच्छे, कविता की जीत है ये भाई, जिंदाबाद। संदेश परक कविता। कि मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बस इतना क्या कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना क्या सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए। माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए, और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। अरे जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद। जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बहनों कभी अपने माता पिता के सर को झुकने मत देना, दाग उनके ऊपर कोई लगने मत देना। अरे बेटियां अगर माता पिता के सपनों को अगर तोड़ जाएगी, तो फिर कोई भी माँ फिर बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। वाह। फिर कोई भी माँ